गुड इवनिंग। तो हमने आज करंट अफेयर वाले टॉपिक में रखा है। बहुत बड़ा टॉपिक अभी अपने साथ में नहीं था करंट में, तो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक एक साथ लिए, लेकिन एग्जाम के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पूछा हुआ है, गुंजाइश है सवाल आने की। पहला हम बात करेंगे किम्बरले प्रोसेस की। किम्बरले प्रोसेस क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे K4 मिसाइल की, और उसके बाद आकाश मिसाइल की न्यू जनरेशन की, जिनके 2 टेस्ट हुए हैं। तो 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक सवाल सोल्व करेंगे आज। उसके बाद हम तो सबसे पहले हम बात करें किम्बरले प्रोसेस की क्या है। तो ये नाम जो किम्बरले आया है, ये क्या चीज है? एक जगह है, कहां पर? साउथ अफ्रीका में। क्यों फेमस है किम्बरले? डायमंड के लिए, हीरे के वहां पर बहुत ज्यादा खनन होता है, हीरा पाया जाता है। अच्छा, अपने इंडिया में कहां पाया जाता है हीरे का खनन, कहां किया जा रहा ऑफिसर है? अभी मध्य प्रदेश के अंदर मैकेनाइज्ड, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके द्वारा मैकेनाइज्ड रूप से हीरा अभी मध्य प्रदेश के किसान को मिल गया था। उसको कुछ पैसा वैसा भी दिया गया था, पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी। तो अपन बात देखें किम्बरले प्रोसेस के बारे में। तो होता क्या है, हीरा एक महंगी चीज है ना, एक्सपेंसिव कॉमोडिटी है। तो हीरे का उपयोग लोग के किस काम के लिए करते हैं? हीरा मेनली किस काम में लिया जाता है? आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी के लिए, है ना। इसके अलावा हीरे का यूज कहां होता है? जो ग्लास वगैरह की कटिंग करते हैं अपन, वहां पर हीरे का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो कठोर चट्टाने हैं, उनमें ड्रिलिंग करने के लिए हीरे का यूज किया जाता है। इस पृथ्वी पर जो नेचुरल सब्सटेंस है, प्राकृतिक पदार्थ है, उन ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर अगर कोई प्राकृतिक पदार्थ है तो वो क्या है? हीरा। याद रखें, सावधानी पूर्वक इस बात को सुने, ज्ञात प्राकृतिक, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर कौन है? डायमंड। इसलिए डायमंड जो कठोर चट्टाने होती है, उनके अंदर ड्रिलिंग करना हो तो ड्रिलिंग करने के लिए जो आगे बिट लगाई जाती है, उसमें आगे किसका जो वो बिट लगा रहता है? डायमंड का। क्योंकि जो आयरन वगैरह की होगी, कोई अलॉय होगा, तो वो गर्म होकर पिघल जाता है। डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, चट्टान से ज्यादा स्ट्रोंग है, इसलिए कठोर से कठोर चट्टान में भी क्या कर देता है? छेद कर देता है। फिर ग्लास वगैरह कट करते हैं तो उसके नाइफ को डायमंड का बना होता है। अच्छा, डायमंड कार्बन का अपर रूप है ना। केमिस्ट्री में आरएस में तो पढ़ाया जाता है, डायमंड जो है वो कार्बन कार्बन से जुड़कर बना है। कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो कौन सा होता है? 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल, त्रिविमीय चतुष्फलकीय उसका होता है। डायमंड के अंदर चमक क्यों होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। तो ये डायमंड की कुछ बेसिक सी बातें अपन ने देखी। लेकिन हीरा जो है वो सदा के लिए, ऐसे वाले ऐड आते हैं कि नहीं आते? तो महिलाओं को विशेष रूप से पसंद होते हैं, क्योंकि आभूषण पुरुषों की तुलना में किसको ज्यादा पसंद लगते हैं? महिलाओं को। तो पूरी दुनिया में डायमंड जो है वो महंगा बिकता है। अब किम्बरले में निकल रहा है, इसके अलावा अफ्रीका और दूसरे देशों में भी डायमंड निकलता है। अब डायमंड निकलता है रफ, उसकी माइनिंग हुई और उसके चट्टानों में जो भी है और उसमें डायमंड है। विश्व का 90% से ज्यादा रफ डायमंड इंडिया आता है। कहां पर? सूरत। और वहां पर उसको पॉलिश किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और उसको आभूषण वगैरह बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाता है, और फिर पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए सूरत जो है वो गुजरात का डायमंड के मामले में हब है, दुनिया भर में हब है, पहले स्थान पे आता है। अब क्या होता है, जब डायमंड निकला, तो डायमंड जब रफ निकलता है तो उस जगहों पर, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर सरकारें अनस्टेबल हैं, वहां पर रिबेलियन ग्रुप, आतंकवादी ग्रुप, हिंसक ग्रुप जो गन के सहारे दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। अब ऐसे वाले आतंकवादी समूह हैं या विद्रोही समूह हैं या हिंसा करने वाले समूह जो हैं, इनको चलाने के लिए भी तो खर्चा चाहिए। तो इनके पास खर्चा कहां से आए? बंदूकें खरीदने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, विभिन्न प्रकार के दूसरे साधन जुटाने के लिए। तो फिर ये किस चीज का सहारा लेते हैं? अवैध तस्करी का सहारा लेते हैं। जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी करना, हथियारों की तस्करी करना, मानव तस्करी करना, ऐसे जो घटिया काम करते हैं ये। इसी सीरीज में ये रिबेलियन ग्रुप जिस देश में रफ डायमंड निकलते हैं, वहां से डायमंड बेच के पैसा कमाते हैं, और उस पैसे को फिर किस काम में लेते हैं? जो स्थापित सरकारें हैं उनको अस्थिर करने में, हिंसक गतिविधि। भाई, अगर विरोधी ग्रुप या आतंकवादियों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो उस पैसे को से वो विकास करेंगे क्या? उससे ज्यादा विध्वंसक हथियार खरीदेंगे, उससे अपना नेटवर्क और ज्यादा बड़ा करेंगे, जिससे कि वो ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। तो इसका मतलब जो हीरा बिक रहा है, अगर वो ऐसे व्यक्ति के पास उस हीरे के बिकने से पैसा पहुंचता है जो मानवता के खिलाफ हिंसा करता है,
तो इसका मतलब उस हीरे का उपयोग खराब हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो फिर यूएन में 2003 में एक प्रोसेस बना जिसका नाम है किम्बरले प्रोसेस। इसका नाम किम्बरले क्यों रखा? क्योंकि सबसे ज्यादा हीरा कहां निकलता है? किम्बरले में। तो किम्बरले प्रोसेस में यह तय किया गया कि दुनिया भर में जो भी डायमंड बिकेगा वो बिल्कुल उसका पैसा सरकारों के पास जाएगा, उस पैसे का उपयोग शांतिपूर्वक विकास के लिए किया जाएगा। लेकिन वही हीरे का पैसा अगर गया आतंकवादियों के पास, तो उस पैसे से वो क्या करेंगे? खून बहाने के नए तरीके खोजेंगे। तो जो हीरे के पैसे आतंकवादी या फिर हिंसक समूह के पास जाते थे, ऐसे हीरे को कहा जाता था कॉन्फ्लिक्ट वाला हिस्सा या ब्लड डायमंड। कॉन्फ्लिक्ट वाला हीरा या फिर ब्लड डायमंड कहा जाता था, क्योंकि उससे खून बहता है। फिर तो 2003 में यूएन ने एक प्रोसेस स्टैब्लिश किया और उसका नाम था किम्बरले प्रोसेस। और चूंकि हीरे के व्यापार से संबंधित, भाई हीरा इंडिया में कच्चा तो कम निकलता है अनप्रोसेस्ड, लेकिन पॉलिशिंग करना, उसको फिनिश गुड तैयार करना, वो तो इंडिया नंबर 1 है उसमें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस किम्बरले प्रोसेस का जो चेयरपर्सन है 2026 में, वो इंडिया को चुना गया। 2 बार पहले भी चुना गया है 2003 से लेकर अब तक, लेकिन इस बार तीसरी बार चुना गया है। तो मुझे ये एक इंटरेस्टिंग बात लगी और इसको अपने को शामिल करना चाहिए एग्जाम में। तो इंडिया किम्बरले प्रोसेस का कौन सी भी बार जो है वो अध्यक्षता करेगा? तीसरी बार। 2 बार पहले कर चुका है। ये कब से शुरू होगी? 1 जनवरी 2026 से। अब थोड़ी सी बातें जो हमने की है उसी को अपन वापस से डिस्कस करें आपको इस पीडीएफ में, कि किम्बरले प्रोसेस एक 3 जो है वो इसमें पक्षकार होते हैं। एक तो विभिन्न देशों की सरकारें जो डायमंड का व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है, एक जो अंतरराष्ट्रीय हीरा उद्योग इंडस्ट्री है डायमंड की पूरी, और इसमें लोग भी शामिल होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं लगे हुए होते हैं। तो इसका उद्देश्य किम्बरले प्रोसेस का क्या है? कॉन्फ्लिक्ट डायमंड या फिर ब्लड डायमंड के व्यापार को रोकना। मतलब हीरे के बदले जो पैसा मिलता है वो आतंकवादी या फिर विद्रोही लोगों तक ना पहुंचे, ताकि लोगों का नरसंहार कम से कम हो। तो उसको रोकने के लिए ये किम्बरले प्रोसेस स्टैब्लिश किया गया है। तो उसकी बस वही बातें हैं। इसमें फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 60 से ज्यादा देश और यूरोपियन यूनियन एक इसमें शामिल है सारे, और ये सब क्या करते हैं? एंश्योर करते हैं कि डायमंड का व्यापार जो है वो अनडिस्प्यूटेड हो, शांतिपूर्वक कार्यों के अंदर वो पैसा लगे, और इसमें हीरे की वजह से जो पैसा किसी के पास आए वो कम से कम लोगों की जान लेने में पैसा खर्च ना हो, वो शांतिपूर्वक काम में आए, है ना। तो एक फैक्ट अपने ये भी लिखा कि विश्व का जो कच्चा हीरा है उसके व्यापार में जो है वो 99% से ज्यादा इन 60 देशों का नियंत्रण है। जो अनप्रोसेस्ड हीरा होता है उसका 90% से ज्यादा हिस्सा कहां पर प्रोसेसिंग होती है? अपने सूरत गुजरात में, इंडिया में होती है। अच्छा, प्रमुख केंद्र इसका सूरत है। अभी जो है इंडिया जो प्रोसेस्ड हीरा है तैयार करके बेचते हैं उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और अपने मझगवा हीरा खदान पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, वहां पर मैकेनाइज्ड पहली ऐसी खदान है जहां पर हीरे का एक्सकेवेशन मशीनों की सहायता से किया जा रहा है। कौन सी भारत सरकार की जो कंपनी है वो इस काम को कर रही है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यह काम किया जा रहा है। कहां पर? मझगवा। मझगवा कहां है? पन्ना जिला मध्य प्रदेश के अंदर है, जहां पर पहली बार मशीनों की सहायता से अपने हीरे की माइनिंग की जा रही है। सबसे बड़ा हीरा प्रोसेसिंग सेंटर इंडिया में कहां है? सूरत। इंडिया जो है वो प्रोसेस डायमंड का एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा, और 90% विश्व का जो कच्चा हीरा उसकी प्रोसेसिंग अपने यहां पर इंडिया में होती है। जयपुर का भी तो जेम्स एंड ज्वेलरी का बड़ा कारोबार है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, उसमें गहने आभूषण बना के हम बेचते हैं। तो बस वही इसकी फैक्चुअल पॉइंट ये। तो इतना ही ये काम का है। एक तो ये कि कितने लोग, कितने देश किम्बरले प्रोसेस से जुड़े हुए हैं? 60 देश, और उसमें एक कौन है? यूरोपियन यूनियन भी है। और 99% विश्व का जो कच्चा हीरा है उसके व्यापार जो है वो इन्हीं 60 देश और यूरोपियन यूनियन के बीच में होता है, और इंडिया 90% से ज्यादा प्रोसेसिंग करता है, कच्चे हीरे की प्रोडक्ट के रूप में बेचता है। दूसरी खबर है K4 मिसाइल की। अभी डीआरडीओ ने 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में अपनी एक परमाणु पनडुब्बियों की सीरीज है आईएनएस अरिहंत, तो उसी सीरीज की एक परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम है आईएनएस अरिघात। उससे नीचे पानी में, क्योंकि पनडुब्बी पानी में डूबी रहती है, और वहीं से नीचे से ही उसने एक मिसाइल का परीक्षण किया, और उस मिसाइल का क्या नाम है? K4।
ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? एक बार ऊंचाई तक जाएगी और उसके बाद निश्चित पाथ लेते हुए जिस जगह पर टारगेटेड जगह है वहां पर जाके गिरेगी। अब इस K4 मिसाइल की 2-3 बातें अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियार साथ में ले जाएगी। दूसरी बात कि ये पनडुब्बी से प्रक्षेपित, मतलब पानी में नीचे पनडुब्बी चल रही है, पता लगा एकदम से समुद्र में पानी में से निकल के आया आग का गोला और वो मिसाइल जा रही है ऊपर, है ना, तो परमाणु की पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है। और ये कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है ना। तो ये बेसिकली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कहते हैं SLBM, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। कितने किलोमीटर की रेंज है इसकी? समुद्र में 3500 किलोमीटर जा सकती है। अच्छा, भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। अब ये शब्द आपके लिए काम का है, ये कीवर्ड है, इसको याद रखने। ट्रायड का मतलब होता है 3। सेना के कितने अंग हैं? 3, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। इसका मतलब भारत सरकार की जो सेना है, भारत की जो सेना है, उसकी वायुसेना जो है, एयरफोर्स, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार या मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। नेवी के पास भी क्षमता है और आर्मी के पास जमीन के ऊपर से भी छोड़ने की क्षमता है। तो तीनों सेनाओं के पास जब न्यूक्लियर वारफेयर छोड़ने की क्षमता होती है तो वो इंडिया का क्या बन जाता है? न्यूक्लियर ट्रायड। आ गई बात समझ में? तो नीचे जो परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत सीरीज की है वो तो नेवी की तरफ से होगी। ऊपर आसमान में सुखोई सीरीज के जो अपने पास एयरक्राफ्ट है वो परमाणु जो है वो हथियार, परमाणु बॉम्ब गिराने में सक्षम है या फिर परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल छोड़ने में सक्षम है। और आर्मी के पास तो नीचे है ही खूब सारी सीरीज। तो भारत का न्यूक्लियर ट्रायड जब नाम आएगा, इसका मतलब वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों ही सेनाएं न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए सक्षम है ना। तो ये जो INS अरिघात है, ये जो K4 मिसाइल है, ये कौन सी? अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों के ऊपर तैनाती के लिए डिजाइन की गई है। अब INS अरिहंत सीरीज की पनडुब्बियां क्या है? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत सीरीज की, दूसरी इसी में INS अरिघात और तीसरी अरिधमन। अब ये एक फैक्टर अपने लिए भविष्य में करंट में काम में आएगा। INS वर्षा क्या है? तो INS वर्षा बेसिकली विशाखापट्टनम के पास में 50 किलोमीटर दक्षिण की साइड में एक जगह है रामबिल्ली, वहां समुद्र में जो है वो करीब 12 ऐसी पनडुब्बियां जो परमाणु क्षमताओं से लैस है, उनकी डॉकिंग, मतलब डॉक करना क्या होता है? जैसे पार्किंग होती है अपनी गाड़ियों के लिए, वैसे ही जो डॉक होता है उसमें क्या किया है? पानी में चलने वाली जहाजों को पार्क किया जाता है। तो ये जो राम वर्षा है, INS वर्षा, ये बेसिकली विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में जगह का क्या नाम है? रामबिल्ली के पास। वहां पर 12 परमाणु पनडुब्बियों को डॉकिंग करने की या पार्क करने की व्यवस्था है और 2026 में ये स्टार्ट होगी। तो इस सीरीज में अपने को यह भी पता होना चाहिए कि INS वर्षा क्या है। तो ये पार्किंग फैसिलिटी है, विशाखापट्टनम के पास में पड़ती है। तो ये भी एक काम का फैक्ट लगा, अपन ने ऐड ऑन कर लिया। उसके बाद है आकाश का न्यू जनरेशन मिसाइल। अभी इसको क्यों इंपॉर्टेंट? DRDO ने एक परीक्षण किया और उसमें जो आकाश है वो एयरफोर्स के लिए एकदम रेडी टू यूज हो, उसका फाइनल परीक्षण किया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल प्रणाली का यूजर इवेल्युएशन टेस्ट, यानी कि एयरफोर्स इसका यूज आसानी से, वैज्ञानिक तो आसानी से इसका यूज करे, लेकिन एक जो वायुसेना का सैनिक है वो इसको लॉन्च कर सकता है क्या टाइम पे सारी चीजें? तो यूजर इवेल्युएशन टेस्ट जो है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और इससे इंडिया की एयरफोर्स में शामिल अंतिम रूप से होने का इसका लास्ट रास्ता खुल गया। अब ये आकाश न्यू जो जनरेशन है वो क्या है? तो ये भारत का जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1983 में चलाया गया था, उसी में जो 5 मिसाइल डेवलप करनी थी पटना सीरीज वाली, उसी में से एक मिसाइल आकाश भी है। ये क्या है? ये नीचे जमीन से हवा में मार करने वाली शॉर्ट से मीडियम रेंज की मिसाइल है। अच्छा, आकाश जो न्यू जनरेशन है उसमें कैनिस्टर युक्त लॉन्चर। कैनिस्टर का मतलब क्या होता है? ये जो पहले वाली फोटो आपने देखी है, ये जो ट्रक खड़ा है नीचे, इस ट्रक के अंदर ये पीछे वाले साइड में एक हाइड्रोलिक लीवर टाइप का लगा हुआ है, इसमें ये ऊपर उठ गया और ऊपर उठ के इसने मिसाइल छोड़ी है। तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है जिसमें ये मिसाइल स्टोर रहती है और टाइम आने पर इसको लॉन्च कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं कैनिस्टर।
अब ये ट्रक दुनिया मतलब अपने जहां पे भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कहीं पर ले जाके खड़ा कर दो। इसका मतलब ये मोबाइल लॉन्चर है भाई। एक तो अपन ने जमीन के ऊपर फिक्स यहीं से मिसाइल छोड़ेंगे ऐसा बना दिया, दुश्मन देश को उसकी लोकेशन पता लग गई, तो उसको बचाते हुए भी तो वो कुछ कर सकता है, कुछ हिसाब किताब अपनी डिजाइन में चेंज कर सकता है। एक अपने पास ट्रक है, जहां मर्जी आएगी वहां खड़ा कर देंगे, तो इसका मतलब ये ज्यादा सुविधा देता अपने को लॉन्च करने के लिए। तो ये क्या है, कैनिस्टर युक्त लॉन्चर बोलते हैं इसको। ऐसा सिलेंडर नुमा ऐसा उपकरण है जिसमें मिसाइल के लॉन्च होने पर जो हानिकारक गैस है या जो कुछ भी है उसका आसपास इफेक्ट होने से रोकता है, प्लस ये पोर्टेबल होता है। और तो कैनिस्टर युक्त लॉन्चर है, भारतीय वायुसेना के लिए इसको बनाया गया है। राडार वगैरह के जो चकमा देने में जो सक्षम एयरक्राफ्ट या ड्रोन होते हैं उनको भी पकड़ के ढूंढ के और उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकती है। इस आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल के साथ साथ में जो लगातार रेडियो फ्रीक्वेंसी, आसमान में कोई एयरक्राफ्ट दूसरे देश का ड्रोन कुछ आ रहा है क्या, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसको ग्रहण करने वाला साथ में लॉन्चर इसके साथ लगा हुआ है और रडार इसके साथ जुड़ा हुआ है। कुल मिला के एनी टाइम बाहर से कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह आएगा, रडार उसको डिटेक्ट करेगा, वो स्टिल टेक्नोलॉजी वाला उसमें भी कोशिश करेगा पकड़ में आ जाए। जैसे ही पता लगा कंफर्म हुआ बाहर का मामला है, हाथों हाथ ऑटोमेटिकली इसका बटन दबेगा और उसकी तरफ जाके उससे भिड़ जाएगी और उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, नष्ट कर देगी। एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम टाइप का कुछ ऐसा सा मामला इसका बनेगा। तो अपन ने किसकी बात की, आकाश न्यू जनरेशन की मिसाइल एयरफोर्स को मिलने वाली है। इसका नेक्स्ट जनरेशन का जो यूजर यूटिलिटी टेस्ट जो है उसको हमने अभी किया। अब मुझे ये सवाल सोल्व करके बताओ किम्बरले प्रोसेस का, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। गलत कथन का चुनाव कर दो। कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है? डी ऑप्शन है। तो ऑनलाइन वाले छात्र भी इसको देखें और इसको सोल्व करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।